नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अवर पास्ट वन चैप्टर वन का पार्ट वन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। और पास्ट में लोग कहाँ कहाँ रहते थे, कुछ लोकेशंस देखी थी जो ज़्यादातर जो है आपके नदी के किनारे होती थी, क्योंकि वाटर बहुत इम्पोर्टेंट था जीने के लिए, उसकी बहुत ज़रूरत थी। लोग मूव क्यों करते थे इस चीज़ को हमने जाना था, और आजकल लोग क्यों मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ये भी हमने जान लिया। अगर हम अब आगे बढ़ें तो इसमें हमने इससे पहले जो देखा कि इस लैंड को इंडिया और भारत नाम से जाना जाता था, ये कहाँ कहाँ मेंशन है। जैसे मैंने बताया था कि भारत नाम का जो वर्ड है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और ये ऋग्वेदा में मेंशन है। ऋग्वेदा संस्कृत का सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है, 3500 साल पुराना। ठीक है। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं आवर पास्ट वन चैप्टर वन के पार्ट टू की, जिसमें हमने अब बात करेंगे कि हम किन किन तरीक़ों से पास्ट के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि चैप्टर के स्टार्ट में एक था कि रसीदा नाम की एक लड़की है जिसने न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर पढ़ा था कि 1000 ईयर्स एगो, मतलब हाउ लॉन्ग लॉन्ग एगो, लोग कैसे जान सकते हैं इसके बारे में। तो तरीके अब हमें पता चलेंगे कि कैसे हम पास्ट के बारे में, लोगों के बारे में जान सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर। पहला है कि उनको ढूंढने लगो कि लोगों ने क्या क्या किया था, उस चीज़ को ढूंढो फिजिकली। दूसरा है रीड बुक्स, किताबों को पढ़ो, दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो कई सौ साल पहले लिखी गई थी। इन किताबों को बोला जाए क्योंकि तब कोई टाइपराइटर या फिर प्रिंटर तो हुआ नहीं करते थे, तो सारी चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी। और इन बुक्स को बोला जाता था मेन्यू स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता था? मेन्यू स्क्रिप्ट। मेन्यू का मतलब क्या होता है? मेन्यू का मतलब होता है हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब रिटन बाई हैंड। मेन्यू क्या है? एक लैटिन वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपसे बोलेगा कि एक ग्रीक वर्ड है तो ये गलत होगा, और पहले भी पूछा जा चुका है। मेन्यू क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। तो मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंड रिटन जो भी कंटेंट है उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोला गया है, जो बुक है। कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ। ये पाम लीफ पर लिखे, क्योंकि पहले कोई आपके पास कोई पेन पेपर पेपर तो होता नहीं था, तो मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखा जाता था, और किसके ऊपर लिखा जाता था वो बताया गया, पाम लीफ, मतलब पाम के पत्तों पर लिखा था, जिसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने दिया गया है। अब बता देता हूँ। दीज वर वो या तो पाम लीफ पे लिखा जाता था, या फिर हिमालयन रीजन में एक स्पेशल पेड़ था जिसका नाम था बिर्च। इसकी जो बार्क थी, इसकी जो छाल थी, उसके ऊपर लिखा जाता था। तो बिर्च नाम का पेड़ है जो हिमालयन रीजन में ग्रो होता है, उसकी बार्क के ऊपर भी लिखा जाता था, और पाम लीफ के ऊपर। तो हमारे पास दो ऑप्शन हुआ करते थे। अब होता क्या था, इन पाम लीव्स को क्या है कि ये समय के साथ धीरे धीरे फेड अप होने लग गई, मतलब या तो कीड़े मकोड़े खा गए, या फिर मतलब वो नष्ट हो गई। जैसे बताया, ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाई द इंसेक्ट। इंसेक्ट ने खा लिया, कुछ ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गई। बट मैनी हैव सर्वाइव। अब जो सर्वाइव की गई उन्हें प्रिजर्व किया गया, कहाँ पे? टेम्पल्स के अंदर प्रिजर्व किया गया, और मोनिस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट है। दूसरा, दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेन्यू स्क्रिप्ट हैं जिनसे पढ़कर हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, वो पाम लीफ के ऊपर, या फिर हिमालयन रीजन में एक ट्री ग्रो होता था जिसका नाम बिर्च था, उसकी छाल के ऊपर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ ये डील करती थी किससे? रिलीजियस बिलीफ से, रिलीजियस प्रैक्टिस से, एंड लाइफ्स ऑफ किंग से रिलेटेड, मेडिसन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। ये पांच पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस प्रैक्टिस है, लाइफ्स ऑफ द किंग है, और मेडिसन और साइंस। क्लियर है? जिस तरीके से हम मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू, मैन्यूस्क्रिप्ट एक तरीका था कि मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़िए, जो कि बहुत पुराने ज़माने में जो किताबें लिखी गई थी उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट बोला गया था। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी था कि
इसके अतिरिक्त देयर वर इपिक्स, पोइम्स और प्लेज, कुछ महाकाव्य थे, कुछ नाटक थे, कुछ कविताएं थीं। इनके थ्रू भी हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में थी। प्राकृत वो लैंग्वेज थी जो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल कौन सी थी, तो प्राकृत लैंग्वेज थी। और तमिल, ये तीन चीज़ें हैं। इनमें ये ओल्ड बुक्स लिखी गई हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, इपिक्स हैं, पोइम्स हैं, प्लेज हैं। तो तीन आपको ध्यान रखनी है, संस्कृत है, प्राकृत है और तमिल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन द मैन्यूस्क्रिप्ट, इपिक्स, पोइम और प्लेज। तो ध्यान रखना है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। प्राकृत जो है लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल थी, साधारण आदमी समझ सकता था। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। किसके बारे में? इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अब जैसे कि जो पाम ट्री है, पाम ट्री की लीफ है, पाम लीफ है, या फिर जो बिर्च जो है उसकी जो बार्क है, तो ये सब कंपेरेटिवली सॉफ्ट है एज कंपेयर टू द स्टोन एंड मेटल। तो स्टोन और मेटल यानी हार्ड सरफेस के ऊपर जो भी राइटिंग्स की जाती हैं उन्हें इंस्क्रिप्शन बोला गया। ये भी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, हाथ से ही लिखे गए हैं, बट मैन्यूस्क्रिप्ट उनको बोला जा रहा है जो सॉफ्ट पे लिखी गई, जैसे पाम लीफ पे या फिर बिर्च की बार्क पे। बट अगर हार्ड पे लिखा जाएगा तो इसको बोला जाएगा स्टोन और मेटल। अब होता क्या था, अब इंस्क्रिप्शंस कौन बनाता था? इंस्क्रिप्शंस राजा रानी ये सब लिखते थे, क्योंकि लिखवाते थे अपने जो अंडर उनके एम्प्लॉय थे दरबार में उनसे। कैसे? या तो उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला है तो उसको छपवाते थे, जिससे कि लोग अपना उसको पढ़ें और उसको फॉलो करें, उनके जो रूल रेगुलेशन है। या फिर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, कोई मान लो रोड बनवाई है, कैनाल बनवाई है, या वेलफेयर का कोई काम किया तो उसको लिखवा दिया। या फिर उन्होंने क्या किया, कोई विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, तो उसको छपवा दिया कि इस बैटल में हमने विक्ट्री पाई थी। तो ये सब चीज़ें इंस्क्रिप्शन में मिलती हैं। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। समटाइम्स क्या है, जैसे राजा हैं वो अपने ऑर्डर्स जो हैं उनको छपवा देते थे, लिखवा देते थे, जिससे कि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और फॉलो कर सकें। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women including king queen recorded what they did. अब क्या होता था, नॉर्मल पीपल जो हैं, जैसे हंटर गैदरर हैं, या फिर मान लो आपके मर्चेंट्स हैं, अब ये सब लोग तो अपने इंस्क्रिप्शंस बनाएंगे नहीं, तो ज़्यादातर राजा रानी बनाते थे। तो उसमें बताया कि वो जो लोग करते थे उसको छाप देते थे। ठीक है, तो अगर इंस्क्रिप्शंस के थ्रू आप पता करना चाहें तो आप नॉर्मल पीपल यानी विलेजर्स की लाइफ के बारे में नहीं पता कर सकते, आम आदमी की। वो केवल राजा रानी और बड़े लोगों के लिए ही पता कर सकते हैं। जैसे व्हाट दे रही, जैसे एग्जांपल बताया, किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल। क्लियर है? जैसे ये एक इंस्क्रिप्शन है जो यहाँ दर्शाया गया है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी पूछा गया लाइन टू लाइन पूछा गया। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंस्क्रिप्शन है, इसका नाम क्या है? कांधार इंस्क्रिप्शन। क्या है? कांधार। कांधार कहाँ पे है? वर्तमान में अफगानिस्तान में है। इसमें, इस इंस्क्रिप्शन में किसके ऑर्डर्स मिलते हैं? अशोका के। एक रूलर है हमारे अशोका, अशोक महान, उनके जो भी ऑर्डर्स हैं वो आपके कांधार इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। कांधार इंस्क्रिप्शन वर्तमान में कहाँ पे है? जो कि अफगानिस्तान में है। वेन राइट एनीथिंग, अब इन्होंने बताया जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, और जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ लेटर और साइन होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बट जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं या फिर उस चीज़ को बोल रहे होते हैं जो चीज़ पहले से लिखी हुई है, तो हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। कुल मिला के किसी चीज़ को पढ़ना या फिर किसी चीज़ को पढ़कर बोलना जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो उसके लिए हमें लैंग्वेज का यूज करते हैं। और अगर किसी चीज़ को लिखना हो तो हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, जिसमें कुछ लेटर्स और साइंस का यूज होता है। ठीक है, तो ये जो कांधार नाम का इंस्क्रिप्शन है, ये दो डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, टू डिफरेंट स्क्रिप्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि कांधार इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन टू डिफरेंट लैंग्वेज। वेरी रॉन्ग, टू डिफरेंट स्क्रिप्ट। और वो स्क्रिप्ट कौन कौन सी हैं? ग्रीक है और एरेमिक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ग्रीक टॉप पर है और एरेमिक जो है वो ब्लो में है। ग्रीक जो है टॉप पे है। जीटी रोड से याद कर सकते हो, जीटी करनाल रोड, यानी ग्रीक जो है वो टॉप पे है और ए बी अरेमिक जो है वो आपके बॉटम पर है, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स
के बारे में हम जानेंगे जो लोग यूज करते थे या फिर बनाते थे, उनके थ्रू भी हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो यही चल रही है, हाउ कैन वी फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। हम तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे हमने मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ना सीखा, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना सीखा, इपिक्स देखे, महाकाव्य देखे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो किस किस सब्जेक्ट से डील करती थी। कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। खानदान इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैंने बताया है। इवन इस पे पहले भी प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है। अगला, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड और यूज इन द पास्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि उन चीज़ों के बारे में जो पास्ट में यूज की गई थी या फिर बनाई गई थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स उन्हें बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो हम हिस्ट्री में जो भी बुक्स लिखी गई उनके बारे में कर रहे थे। अब हम थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी जो भी स्टडी करेगा वो कौन कहलाएगा, आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, जैसे बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है जो जर्जर पड़ी हुई है, उसके जो रिमेन्स हैं जो कि स्टोन और ब्रिक की बनी हुई है, उसको स्टडी करेंगे। कुछ पेंटिंग्स होंगी उसमें, कुछ स्कल्पचर्स होंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इवन वो लोग धरती के अंदर एक्सकेवेट करके भी, धरती के अंदर डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या रहेगा, जैसे अब जो थिंग्स और यूज की जा रही हैं वो कहाँ मिलेंगी, धरती पे भी मिल सकते हैं और धरती के अंदर भी। तो वो एक्सकेवेशन भी करेंगे, यानी धरती के अंदर सरफेस डिग करके उसके अंदर जो भी चीज़ें मिलेंगी उनको स्टडी करेंगे। या फिर धरती के ऊपर जो है बिल्डिंग के रिमेन्स होंगे जो कि स्टोन और ब्रिक से बनी है, उसकी स्टडी करेंगे। उस बिल्डिंग के अंदर कुछ पेंटिंग्स मिलेंगी, कुछ स्कल्पचर्स मिलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि जब एक्सकेवेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ टूल मिलेंगे, कुछ वेपन्स मिलेंगे, कुछ पॉट्स मिलेंगे, कुछ पेन्स मिलेंगे, कुछ ऑर्नामेंट्स मिलेंगे, कुछ कॉइन्स मिलेंगे। तो ये सारे के सारे जो है अब स्टडी करेंगे, वो कौन कहलाएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी यूज, मे बी मेड ऑफ स्टोन और अदर बोन। मतलब आप देख सकते हैं अब या तो ये स्टोन से मिलकर बने होंगे या फिर बोन से मिलकर बने होंगे। अगर बैग्ड क्ले और मेटल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये जो सब्सटेंस हैं या तो पत्थर से मिलकर बन रहे हैं, बोन से मिलकर बन रहे हैं, या फिर मेटल से लेकर बन रहे हैं, या फिर बैग्ड क्ले से मिलकर बन रहे हैं, पकी पकाई मिट्टी से बन रहे हैं। अब जो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड हार्ड और इम्पेरिसेबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो सीधी बात है, जो ऐसे इम्पेरिसेबल सब्सटेंस से बने होंगे, हार्ड चीज़ों से मिलकर बने होंगे, वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स। अब बोन्स से बने हैं तो बोन्स देख रहे हैं, बोन्स के थ्रू वो पता कर सकते हैं कि वो एनिमल, कौन से एनिमल की बोन्स हैं, कौन से बर्ड की हैं, कौन से फिश की हैं। और इससे ये पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके के, मतलब किस क्या क्या चीज़ें पास्ट में खाते थे। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के रिमेन्स जो है बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, बट अगर उन्होंने जो अनाज है उन प्लांट्स से, उन जो आपकी ग्रास है, ठीक है, ग्रेन वाली जो ग्रास है, उससे अगर उसके जो ग्रेन है उनको अगर जलाया होगा या फिर जो लकड़ी है उसको जलाया होगा, तो जो जला हुआ हिस्सा है जो चार्ड फॉर्म में होगा, चारकोल के फॉर्म में, वो सरवाइव कर रहा होगा और प्लांट ऐसे के ऐसे सरवाइव नहीं कर रहे होंगे। तो जो अगर बोलें कि इफ़ द सीड्स ऑफ द ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ट दे सर्वाइव इन द चार्ड फॉर्म, तो उस पर स्टडी कर सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उसके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे एक पॉट के बारे में बताया गया कि उन्हें एक पॉट मिला है और एक ओल्ड सिल्वर कॉइन मिला है, उसका फ्रंट और बैक दिखाया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सामने आते हैं हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं हु स्टडी द पास्ट, often use the word source to refer to the information found from the manuscript, inscription और archaeology। तो एक पर्सन था आर्कियोलॉजिस्ट, दूसरा पर्सन था मैन्यूस्क्रिप्ट और तीसरा था इंस्क्रिप्शन। अभी हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में जाना है। तो जो आर्कियोलॉजी है या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन है, इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको स्कॉलर्स स्टडी करेंगे और चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करेंगे। मतलब हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये डिटेक्टिव का काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, तो उन्होंने बताया कि सो वंस द सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर
एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट। मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन आर्कोलॉजी के स्टडी से मिल रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन से मिल रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हिस्टोरियन सोर्स बोल रहे हैं, और हिस्टोरियन इस सोर्स पे स्टडी कर रहे हैं और बिट बाई बिट उनको कनेक्ट करके कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पहलू जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को बोला गया है कि हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो कौन होंगे, डिटेक्टिव्स की तरह काम करेंगे, who use all these sources like clues to find out about the past। अब देख लेते हैं वन पास्ट और मैनी। अब आपने इस बुक का नाम देखा होगा तो बुक के ऊपर लिखा गया है अवर पास्ट, प्लूरल में लिखा गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अवर पास्ट प्लूरल में क्यों लिखा गया है, क्योंकि सभी के लिए जो पास्ट है वो डिफरेंट है। जैसे इन्होंने बताया, डू यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक अवर पास्ट, we have used the word past in the plural form to draw the attention to the fact the past was different for different group of people। जैसे अगर हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ होगी वो किंग और क्वीन की लाइफ से बिल्कुल अलग होगी, मर्चेंट की जो लाइफ होगी वो क्राफ्ट पर्सन की लाइफ से बिल्कुल अलग होगी। तो सही बात है, इसका मतलब क्या है कि सभी की जो लाइफ है वो अलग अलग होगी, तो सभी के पास्ट अलग अलग होगा। यही समझाया गया है अवर पास्ट प्लूरल में क्यों लिखा गया है। ऑल्सो as it is true even today, people follow different practice and customs in different parts of the country। अगर आज भी बात करें तो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि उस टाइम पे सब कंटिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके के कस्टम्स फॉलो होते थे, डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिसेज फॉलो होती थी। तो उन्होंने बोला है कि यही सेम चीज़ पास्ट में थी, इसीलिए इसको पास्ट को प्लूरल दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने बताया, टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गॉट देयर फूड बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अंडमान आइलैंड से मुझे याद आ रहा है, मैं आपको एक नई वीडियो देने वाला हूँ आज या कल में ही, जिसमें हम अंडमान आइलैंड इवन स्टेट वाइज करेंगे और यूनियन टेरिटरी वाइज करेंगे, जिसमें उनके जो कल्चर हैं, फेयर, फेस्टिवल, डांस, लैंग्वेज, उनके जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि उनसे भी लाइन टू लाइन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो भी एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई गई हैं और वही आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो आप देख सकते हैं कि जो अंडमान आइलैंड में जो लोग हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर रहे हैं, रूट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। जो वो लोग जानते हैं कि इस फॉरेस्ट में क्या हमारे खाने लायक है, क्या चीज़ें हमारे लिए यूजफुल हैं। फिशिंग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सी है, ओशियन है, तो फिर वहाँ पे फिशिंग और हंटिंग हो सकती है। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों से मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस और आपके कस्टम्स हैं वो अलग हैं एज कम्पेयर टू द मेन लैंड। अगर मेन लैंड में बात करें, जो शहर में लोग ले रहे हैं वो केवल और केवल निर्भर हैं सप्लाई ऑफ फूड पे, कि गांव से लोग आएंगे, वो इनको दूसरे लोग आएंगे, वो सप्लाई करेंगे, तब ये खरीदेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस सच एज दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो यही सारे डिफरेंसेज पास्ट में भी थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिसाइड्स देयर आर अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वी नो ए ग्रेट डील अबाउट द किंग द बैटल दैट फॉट बिकॉज केप रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्री। तो दूसरे तरीके के डिफरेंस, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई राजा के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी ये कि वो कोई बैटल जीता है या उसने कोई ऑर्डर निकाला है या कुछ वेलनेस का काम किया है, वेलफेयर का काम किया है, तो वो उसको अपने नोट करा देगा, कैप्ट रिकॉर्ड रखेगा। बट ऑर्डिनरी पीपल जैसे हंटर है, फिशिंग फॉक हैं, गैदरर हैं, फार्मर है, हर्डर हैं, ये तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे जो भी ये करते हैं। जैसे भाई फिश पकड़ने जा रहे हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखेंगे वो। ठीक है, while archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि हम मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सकते हैं, राजा के बारे में जान सकते हैं और बड़े लोगों के बारे में जान सकते हैं। बट जैसे हंटिंग करने वाले हैं, फिशिंग फॉक्स हैं, गैदरर्स हैं, फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, इनके बारे में नहीं जान सकते। इनके बारे में हम कैसे जानेंगे, तो आर्कियोलॉजी के थ्रू जानेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग को देख रहे हैं कि वो क्या चीज़ें यूज करते थे, कैसे टूल्स यूज करते थे, क्या वेपन्स यूज करते थे, क्या स्किल्स यूज करते थे, किस तरीके के मटेरियल को यूज करते थे, कि स्टोन से बने होते थे या फिर वो आपके मेटल से बने होते थे, बैग्ड क्ले से मिलकर बने होते थे, या फिर बोन्स से मिलकर बने होते थे। बोन्स के थ्रू वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके के एनिमल्स को खाया जाता था, किस तरीके का फूड वो यूज करते थे। तो ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजी के थ्रू पता चलती हैं और फिर इनको बार बार धीरे धीरे करके हिस्टोरियंस एज ए सोर्स यूज करते हैं और कनेक्ट करते हैं और डिटेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है,
व्हाट डू डेट्स मीन्स, अब डेट के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इफ somebody ask you the date you will probably mention that month year 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the work of Jesus Christ. जैसे 2000 बोला गया तो 2000 कब से स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने बताया कि जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं उनके बर्थ से ये सारी चीजें जॉर्जियन कैलेंडर स्टार्ट होता है। 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ऑल डेट्स बिफोर द क्राइस्ट बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, यूजली हैव द लेटर बीसी एंड एडेड ऑन। मतलब अगर 2000 बोला गया तो इसका मतलब जीसस जो है, जीसस क्राइस्ट हैं, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, उनके बर्थ से 2000 साल बाद, और इससे पीछे जाएंगे तो बैकवर्ड चलेंगे, फिर से 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, इधर 1 2 3 4 ऐसे चल के 2000 की गिनती तक पहुंचोगे। तो उन्होंने वही बताया है कि क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट, उनके बर्थ से पहले बीसी का यूज करेंगे, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये बताया गया है। ठीक है, और अगर एडी का यूज करेंगे तो एनो डोमिनी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेन्यूस्क्रिप्ट जो वर्ड है उसमें मेन्यू नाम का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब आप देखिएगा दो लैटिन वर्ड हैं एनो और डोमिनी। इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, इसका मतलब है ईयर्स ऑफ लॉर्ड मतलब इन द ईयर्स ऑफ क्राइस्ट। सो 2012 को लिखा जाएगा एडी 2012, मतलब ईसा के जन्म के 2012 साल बाद। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया तो मतलब उन इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आपको ध्यान रखना है कि एक सी नाम का वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, एडी के लिए, और बीसी वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, बीसीई। सीई मतलब कॉमन एरा और बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, मतलब जिस चीज को हम एडी बोल रहे थे यहाँ पे उनका बर्थ होता है जीसस क्राइस्ट का, और इसको बीसी बोल रहे थे, जो इस बीसी को हम बोलेंगे बीसीई बिफोर कॉमन एरा, और एडी को बोलेंगे कॉमन एरा। ध्यान रखिएगा क्रिश्चियन एरा नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, the letter CE is used in place of AD and BCE is used in place of BC। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। The letter C stands for common era and BCE stands for before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most of the country। अब common हम क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की जगह कॉमन एरा, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड वाइड इसी पैटर्न को यूज किया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन जो एरा है उसको यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। इन इंडिया we began using the form of dating from about 200 years ago। 200 साल पहले से हम भी यूज कर रहे हैं इसको, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा। ठीक है, एंड समटाइम्स द लेटर बीपी इज यूज्ड, यानी बिफोर प्रेजेंट आर यूज। तो बीपी का भी सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, बिफोर प्रेजेंट। तो हमने देख लिया बीसी है, एडी है, बीसी है और सी है और बीपी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई हैं वो एग्जाम में आपके लाइन टू लाइन पूछ सकते हैं। इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, कमेंट करके बताइए कि मेन्यूस्क्रिप्ट का क्या मतलब है। मेन्यूस्क्रिप्ट जो है इसका मतलब हैंड रिटन होता है, बट मेन्यू जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है या फिर ग्रीक वर्ड है। अभी हमने देख लिया कि एनो डोमिनी में जो एनो और डोमिनी नाम के जो दो वर्ड हैं वो दोनों क्या हैं, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या है, इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड। एग्जाम में डायरेक्ट लाइन टू लाइन पूछा गया है। ठीक है, अब जो शुरू में मैंने आपको जो प्लेसेज बताए थे कि यहाँ पे मिलते हैं, इस मैचिंग को करके मुझे आप कमेंट करके बताइए, ABCDE 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मगध नाम का जो था वो एक सबसे पहला किंगडम था, जो कि गंगा के साउथ में, सोन नदी, मैंने आपको बताया था गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरी क्या है, सोन नदी। गंगा के साउथ में जो किंगडम डेवलप हो रहा था, जो बहुत पावरफुल पीपल थे, पावरफुल किंग राजा थे, तो उन्हें बोला गया था मगध, जो कि वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ABCD का आंसर किस पैराग्राफ से देंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आप पढ़ लेना अच्छे से फिर से, और फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये जो पैराग्राफ है जो यहाँ से स्टार्ट है, वेयर डू पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, यहाँ से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपसे इस पैराग्राफ से पहले भी पूछे गए हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 2 आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। लाइन टू लाइन क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। टारगेट हमारा एसएससी सीजीएल 2026 है और बाकी जो भी एसएससी के एग्जाम हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है ये वीडियो। कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और क्वेश्चंस जो पूछ रहा हूँ उसके आंसर्स जरूर कीजिए।